तुम वहाँ नहीं जा रही हो जहाँ तुमने कहा तुम जा रही हो। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ नहीं बोल रही हो? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर इस झूठ की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कीमत कौन वसूलेगा? वो जिससे मैं झूठ बोल रही हूँ या वो जिसके लिए मैं झूठ बोल रही हूँ? जिसे इस झूठ से ज़्यादा दर्द होगा या जिसके इरादे ज़्यादा भयंकर होंगे वो वसूलेगा कीमत। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किसने तुम्हें जाल में फंसाया, तुम कब फंसी और कितनी बड़ी कीमत चुकाई। झूठ वो छल है जो बोलने वाला अपने साथ करता है लेकिन सोचता है कि वो सामने वाले के साथ कर रहा है। झूठ वो जाल है जो इंसान अनजाने में अपने लिए बिछाता है। जब इंसान अपने आप से कुछ छुपाता है तब उसे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई की दहलीज पार होती है तब झूठ का कारवां बन जाता है जिसे तकदीर बड़ी बेरहमी से लूट लेती है। अरे तो कोई लेडीज लग रही है। हवलदार साहब, ये कौनो मर्डर का मामला है। मैं अपने साहब लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। फिरोज सर यहीं कहीं आसपास छुपाया होगा, ढूंढो। सर ड्यूटी के बाद मैं तो घर लौट रहा था, फिर देखा यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। साहब हम 2 नंबर से लौट रहे थे, देखा बोरी के बाहर 2 टांग, तो हम गांव गए, सबको इकट्ठा करके यहाँ चले आए। सर बोरी में से ये बुरखा और ये ताबीज निकली, लगता है वो लेडी मुस्लिम थी। तुरंत फोन करके डाइवर्स यूनिट को बुला लो। सर शायद पानी में फेंका गया होगा। सर हाथ और पैरों में कंगन और पायल खींचने के निशान हैं, लगता है चोरी का मामला है। सर और धड़ अलग अलग, सिर्फ चोरी का मामला नहीं हो सकता। पर पहले सर तो मिले और औरत की शनाख्त तो हो। शिवचरण साहब भदोही और आसपास के गांव में पता करो, कोई जवान औरत मिसिंग है क्या? शायद मुसलमान है। जी सर, आसपास का सारा इलाका छान मारा, अब सिर्फ पानी में देखना बाकी है। डाइवर्स यूनिट को बुला लिया। इन बेवकूफ़ खूनियों को लगता है कि सर छुपाने से जुर्म छुप जाता है। इन्हें ये नहीं पता हमें एक बाल भी मिल जाए तो हम उसकी खाल निकाल सकते हैं। फिर एक बार एक सर कटी लाश, फिर एक बार विक्टिम एक औरत। इस वक्त सिर्फ इतना जान पड़ रहा था कि औरत जवान थी और शायद मुस्लिम थी। सर नदी से तो कुछ भी नहीं मिला। गांव से कोई मिसिंग शिकायत? भदोही में तो कोई नहीं है सर। शिवचरण आसपास के गांव में पता लगा रहा है। उसे घर घर जाके चेक करने को कहो। राइट सर, फर्स्ट प्रायोरिटी मुस्लिम मोहल्लों को दी जा रही है। नहीं फिरोज, सर को धड़ से अलग किया गया है ताकि लाश पहचानी न जाए। बुरका और तावीज़ गुमराह करने के लिए भी रखे गए हो सकते हैं। हर एक मोहल्ले को टॉप प्रायोरिटी दो। राइट सर। अरे सुनो, इधर आसपास से कोई जवान औरत गायब हुई है। क्यों? क्या हुआ? लाश मिली है नदी के पास से, मुसलमान जान पड़ती है। क्या हुआ साहब? किसकी लाश है? भाई पता होता तो यहाँ क्यों आते हम? कोई औरत है आपके मोहल्ले में जो रात को घर ना आई हो, गायब हो, भागी हो? नहीं साहब, मेरे ध्यान में तो कोई नहीं है कोई ऐसी? सुना है कोई? पता चले तो तुरंत बताना हमें। ठीक है साहब। नदी के सबसे नज़दीक जो घर है वो है इम्तियाज़ का। अब लाश को या पता वहीं पर फेंका हो या फिर किसी ने मार गिराया हो सकता है उसने कुछ देखा सुना हो। कौन है इम्तियाज? करता क्या है? इम्तियाज। जी मालिक, मैं हूँ इम्तियाज। यहाँ 5 मिनट की दूरी पे तेरी नाक के नीचे एक लाश मिली हमें।
जी मालिक, लोग ऐसा कुछ बोल तो रहे थे। यहाँ पे किसी को लाश लाकर फेंकते हुए देखा, कत्ल करते हुए देखा, या फिर सर काटते हुए देखा? नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। सुनने के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं इम्तियाज। चल बोल दे क्या सुना तूने। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा था मालिक कि मैंने सच में कुछ नहीं सुना। ये इतनी पास में ही तो जगह है, अगर कुछ हुआ होता तो सुनाई देता, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। इस इम्तियाज के सारी डिटेल्स निकलवाओ शिक्षक। जी साहब। वैसे चेहरे का रंग उड़ गया था उसका। कुछ तो छुपा रहा है। वैसे कुल्हाड़ी देखी उसकी? बहुत तेज होती है साहब, एक ही फटके में डाल को पेट से अलग कर सकती है, और सर को धड़ से। जब तक सर नहीं मिल जाता, मौत का एग्जैक्ट कारण बताना बहुत ही डिफिकल्ट है इंस्पेक्टर। 24 घंटे हो गए हैं डॉक्टर, ना ही हमें इसका सर मिला और ना ही इसकी पहचान है। मैं बॉडी को विसेरा एनालिसिस के लिए भेज देता हूँ। रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रिपोर्ट के बावजूद सर का मिलना बहुत ज़रूरी है। मौत का मेडिकल कारण और कत्ल का क्रिमिनल कारण, दोनों के लिए सर का मिलना बहुत ज़रूरी है। सर भदोही और आसपास के 8 गांव से किसी भी जवान औरत की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई और। फिरोज, ये औरत शायद बाहर की हो सकती है, लेकिन कातिल का इस इलाके से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है, वरना चुनकर भदोही की नदी क्यों? ये फोटोग्राफ्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करवाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पुलिस अब ये मानकर चल रही थी कि पीड़ित शायद उस इलाके की रहने वाली नहीं थी, पर कत्ल के बाद उसकी लाश उनके एरिया में फेंकी गई थी, और इसी वजह से इन तस्वीरों का देश भर में सर्कुलेट होना जरूरी था, और वो हुआ। 6 मार्च 2016, पूरे 3 दिन बाद इस केस की पहली मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। यह हलचल दरअसल एक हल्की कंपन सी थी, और वो भी भदोही उत्तर प्रदेश से कोसों मील दूर मुंबई में। बेटा रुबीना, नानी जान कहाँ है? घर पे। सायरा खाला, खाला, सायरा खाला। अरे 1 मिनट रुक राशिद। खाला जल्दी आओ। अरे क्यों इतना गला फाड़ रहा है? खाला ये फोटो देखो, क्या दिखता है आपको? लाहौल वला कुव्वत, क्या क्या फोटो दिखाता है? देखो तो सही, क्या दिखता है आपको? अरे मुझे नहीं देखनी ऐसी खौफनाक तस्वीरें, कुछ भी दिखाता है। अल्लाह। अरे खाला ध्यान से देखो, क्या दिखता है आपको? देखो। बिना मुंडे की लाश है, और क्या क्या दिखाते रहता है? लेकिन है किसकी? देखो ठीक से देखो। मुझे तो लगता है ये अपनी हिना की तस्वीर है। मुझे तो फुल टू डाउट है ये अपनी हिना की है, इसलिए मैं भागता भागता आपके पास आ गया। सर हमारा गांव भदोही उत्तर प्रदेश में साहब, हमारा उधर फ्रेंड लोगों का ग्रुप है साहब, तो उधर की पुलिस ये फोटो डाली ऑनलाइन। आप भी भदोही के हैं? जी साहब। साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी हिना वहां पहुंची कैसे, और वो वहां क्यों जाएगी? सर अभी आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते वक्त कहा था कि आपकी बेटी हिना 1 मार्च को दरगाह पर गई थी दुआ के लिए। घर से निकलते वक्त तो यही बता के गई थी कि मन्नत मांगने जा रही हूँ करके, फिर आज राशिद ने ये फोटो दिखाई। अपटे भदोही पुलिस को फोन लगाओ। 3 मार्च को हमें लाश मिली थी, जैसा कि आपने फोटो में देखा है, सर नहीं था धड़ पर, अभी तक मिला भी नहीं है। 2 मार्च को हिना सैयद की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज हुई थी। उसकी माँ और मौसेरे भाई को लगता है कि ये लाश हिना की है। मतलब 1 मार्च से हिना सैयद गायब है, और उसकी फैमिली को पता तक नहीं कि वो भदोही आई होगी। माँ के मुताबिक हिना घर पर यह कहकर निकली थी कि वो मुंबई के दरगाह पर दुआ मांगने जा रही है। हिना कल घर से कितने बजे निकली थी? यही दोपहर को खाने के बाद 2-2:30 बजे। वो अपना फोन भी घर पे ही भूल गई थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। अरे ऐसा कैसे एकदम से? बस अम्मी, थोड़ा जी मचल रहा है, दरगाह जाके सुकून मिलता है मेरे को। जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी मेरे लिए अफलातुन लाना। हाँ बच्चा, ज़रूर लाऊंगी।
अल्लाह हाफिज़ अम्मी। 5 साढ़े 5 बज गए तो मुझे लगा कि अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने उसको फोन लगाया मेरी मोबाइल से। नानी, मम्मी तो अपना फोन यहीं पे ही भूल गई। हिना शादीशुदा है? हाँ, लेकिन हिना अपने शौहर अनवर से 6 महीने पहले अलग होकर मेरे यहाँ गई थी। शायद अनवर के पास लौट गई हो। अगर अनवर के पास लौट नहीं होता तो खाला से झूठ क्यों बोलती और रुबीना को घर पे अकेला क्यों छोड़ती? साहब, वो अनवर के पास नहीं गई थी। मैंने पूछा था अनवर से। हिना यहाँ क्यों आएगी? अनवर मियाँ 10 बजने को है, दोपहर को दरगाह जा रही हूँ करके निकली थी, अभी तक नहीं लौटी है। और तो और अपना फोन भी वो घर पे ही भूल गई। मेरे को नहीं मालूम हिना कहाँ है। 6 महीने में मेरी बात तक नहीं हुई हिना के साथ। रखता हूँ। वो एक बार अपना बटवा भूल सकती है पर फोन कभी नहीं भूलेगी। इस तरह पूरी पूरी रात वो घर से बाहर कभी नहीं रही। सब मुझे बहुत डर लगा। हमने दरगाह पर पूछताछ की पर कुछ पता नहीं चला। अजीब बात है कि हिना बिना किसी को बताए बदोई के लिए निकल पड़ी। अगर हिना की माँ, उसका भाई और हो सके तो उसका पति, ये तीनों बदोई आ जाएं और लाश की शिनाख्त करें तो हम दोनों का केस आगे बढ़ सकता है रानी साहब। मैं उन्हें भेजने का इंतजाम करता हूँ मिश्रा साहब। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। आपको जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी यहाँ से बस बताते रहिए। जिसने भी ये कांड किया है बचना नहीं चाहिए। रुबीना की नानी जी, धक्का तो मुझे भी बैठा है सुनकर, लेकिन मैं वहां आकर क्या करूंगा? वैसे मैं भी वहां जाके क्या करूंगी? मेरी हिना को वापस तो नहीं ला सकती। सिर नहीं है तो पक्का कैसे पता वही है? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है, पहचान करने। पुलिस वालों ने तुम्हारा नंबर भी लिया मुझसे, तुम्हें उठवाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा रुको, अनवर को मैं बदोई लेके आती हूँ। आइए। सालों पहले हिना के अब्बा सईद साहब हिना की अम्मी के साथ यहाँ बधोई से मुंबई आए थे। तो उनके यहाँ कोई रिश्तेदार तो होंगे? रिश्तेदार तब होते हैं साहब जब रिश्ते रखे जाते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं उनका। अनवर, तुमने मुंबई पुलिस को बताया कि तुम्हारी हिना से ठीक से बात तक नहीं होती थी? हम दोनों पानी और तेल थे साहब। सोचा था रुबीना के पैदा होने के बाद हम दोनों के बीच की गर्मा गर्मी बंद होगी, लेकिन वो तो और बढ़ती गई। इसलिए 6 महीने पहले सोचा एक दूसरे को जानने समझने का वक्त देते हैं। हम अलग हो गए साहब। तो इन 6 महीनों में तुम एक बार भी नहीं मिले? एक फ़ोन भी नहीं? अपनी बेटी के लिए भी तुमने फ़ोन नहीं किया? नहीं किया साहब। पैदाइश से रुबीना को अपने से ही लिपट कर रखा है हिना ने। तो फिर रुबीना को अकेला छोड़कर दरगाह का बहाना बनाकर मुंबई से बदोही क्यों आई? ये साहब, ये दरगाह वाली बात मेरे को हजम ही नहीं हो रही साहब। कोई तो है वहाँ मुंबई में या फिर यहाँ बदोही में जो हिना को मुंबई से बदोही लेकर आया। जिंदा या मुर्दा ये पता लगाना बाकी है। मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा साहब। ये अनवर, तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। अरे साहब, नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, नौकरी से निकाले 2-4 दिन की बात है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारे फैक्ट्री मालिक से हम बात करेंगे। नानी, अम्मी कहाँ है? सायरा जी, सवाल सीधा है, सीधा जवाब दें। क्या कातिल आपका दामाद अनवर है? बेटी को ये मैं क्या सीधा जवाब दूंगी साहब? दरगाह जा रही हूँ कह के घर से निकली थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। पता नहीं यहाँ
भदोही कैसे पहुंच गई वो? क्यों क्यों आई थी वो यहाँ? लाश पर से हमें कोई गहने नहीं मिले। क्या हिना ने कुछ पहने थे? वो बिना चूड़ियां, पायल, हार पहन घर से निकलती नहीं थी। गहनों की शौकीन थी मेरी हिना। जब वो नौकरी करती थी तब काफी कुछ बनवाया था उसने। तो कहाँ है वो गहने? घर पे मेरी अलमारी में। सर, राशिद ने चेक करके फोन किया, गहने अलमारी में नहीं है। लगता है हिना ने आपसे झूठ कहा। उसका दरगाह जाने का कोई प्लान था ही नहीं। वो घर से कहीं और जाने के लिए निकली थी। अच्छा, अगर वो यहाँ भदोही आती तो किस लिए आती? भैया एक बनारसी सादा कतरी सुपारी। चलो एक टाइम मान लेती हूँ वो मुझसे झूठ बोल सकती, पर वो अपनी बिना को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। खून में लिख कर दे सकती हूँ मैं। हो सकता है यहाँ भदोही किसी से मिलने आई हो, किसी काम से। ना हम इस जगह के काम के हैं, ना ये जगह हमारे काम की। 12 साल पहले हिना के अब्बू चल बसे। उसके बाद इस जगह का नाम भी हमारे घर में कभी नहीं उठा। एक बार हिना आई थी यहाँ, तब वो 8 साल की थी। बाकी कोई रिश्तेदार नहीं हमारे। सायरा जी, आपकी बेटी हिना को बहुत भयंकर तरीके से मारा गया है। उसका सर भी हमें अभी तक नहीं मिला। अब वो यहाँ खुद आई, किसी के साथ आई, या फिर जबरदस्ती लाई गई, ये सब जानने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो आप हैं। मैं क्या मदद कर सकती हूँ साहब? अपने शौहर को छोड़कर मेरे पास आई थी मेरी इकलौती हिना। हम ही एक दूसरे का सहारा थे, और मेरा हमारे कलेजे का टुकड़ा। सब कुछ सही तो चल रहा था, फिर वो यहाँ क्यों आई? मुझसे झूठ क्यों हो रही वो? सर, गर्दन से नहीं बल्कि कंधे से काटा गया। यस डॉक्टर, ये मैंने भी नोटिस किया था। और इसी वजह से हमें पोस्टमार्टम करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। अगर कोई अंदाज़ा लगाना हो तो क्या कहेंगे आप? बहुत हाई चांसेस हैं कि इनका सर काटने से पहले इनका गला घोटा गया था। ये यहाँ आई कैसे? खुद आई, लाई गई, जिंदा थी या मुर्दा? बहुत से सवाल हैं, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं आ रहा है सामने। एक सर कटी लाश की बिना सर मिले आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, लेकिन मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया था। और ये बात भी अंधेरे में थी कि आखिरकार हिना अपनी मां से झूठ बोलकर अपने सारे गहने लेकर कहां के लिए निकली थी। क्या वो किसी के साथ निकली थी, और क्यों? हिना और उसका पति अनवर, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हमने उसी दिन स्कैन किए थे जिस दिन मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। हम अनवर को 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो वही राग अलाप रहा है। कुछ मिल नहीं रहा उसके खिलाफ। मुझे लगता है ये सब हिना का ही किया करा है। घर से सारे जेवर ले लिए, घर पे झूठ बोला, और वो जो सेल फोन भूल गई थी, मुझे नहीं लगता वो भूल गई थी, जानबूझ के घर पे छोड़ के गई थी। शायद ये उसी का प्लान था, खुद का बनाया हुआ, लेकिन जिसे कोई और कातिल जानता था। हमारे खबरी अनवर की हिस्ट्री खोद रहे हैं, अब तक बस मिट्टी मिट्टी मिली है। हम यहाँ खुदाई शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है और कौन है जो इतने सालों बाद हिना सैयद इसी मिट्टी को लौटी। सर, हो सकता है हिना ने अपनी माँ से झूठ बोला, शायद उसकी लाइफ में कोई और। उसकी लाइफ में बेटी भी तो थी फिरोज। क्राइम हो, अफेयर हो, आज तक हमने ऐसी कितनी औरतें देखी जो अपने बच्चे को उसके हाल पर छोड़कर अपनी मर्जी से किसी और के साथ चली गई हो। सर, शायद वो वापस आने वाली हो,
शायद उसे लगा हो कि ये सब कुछ समझने के लिए उसकी बेटी काफी छोटी है। कितनी बार वही सवालों का जवाब दूं सर? इस बार सवाल अलग है। हिना का किसी के साथ कोई चक्कर था? आपको कुछ पता चला है? अनवर, सवाल हम कर रहे हैं, जवाब तुम्हें देना है। अगर था कोई चक्कर उसका तो मैं अभी सुन रहा हूँ आपके मुंह से साहब। तुम दोनों के बीच अनबन की क्या वजह थी? उसे मेरी कमाई कम पड़ती थी साहब। वो कमाना चाहती थी और मैं चाहता था वो घर संभाले। बस यही मुद्दा था साहब। रिश्तों में धूप छाव चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये चक्कर वाला मामला मैंने आज तक कभी इस पर शक नहीं किया साहब। या तो अनवर अच्छी एक्टिंग करता है या फिर अच्छा आदमी है। सर, अच्छा आदमी तो अपने आप को हर कोई समझता है। हाँ, इस केस में अनवर इनोसेंट लग रहा है, इसे मुंबई वापस भेज सकते हैं। तो फिर दोषी जो भी है उसे अपने बंदोही में ढूंढना होगा, वो यहीं का होना चाहिए। सर, सारा सैयद का कहना है कि हिना यहाँ पर सिर्फ एक बार आई थी जब वो 8 साल की थी। उसके अलावा उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है कि कातिल भी मुंबई का ही हो और उसका यहाँ से कोई ताल्लुक हो। भदोही और उसके आसपास के गांव में पता करो। हाल फिलहाल में कोई मुंबई से आया है? जी सर। कोई ना कोई जरूर होगा जिसका मुंबई से कोई ताल्लुक है, और हिना सैयद से भी। ये केस खत्म नहीं होगा, लेकिन शुरू मुंबई में हुआ है, पक्का वहीं का कोई कनेक्शन है। पुलिस घास के बोरे में सुई ढूंढने निकली थी, इस उम्मीद से कि सुराग की सुई उस शख्स की तरफ इशारा करेगी जो मुंबई, भदोही और हिना को एक ही धागे में सी गया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि वो शख्स हिना सैयद को करीब से जानता था, और यह भी मुमकिन था कि हिना अपने कातिल से पूरी तरह अनजान थी। शक की सुई आखिरकार हल्की सी हिली। साहब, जहाँ तक मुझे पता चला है 2 मार्च को वो मुंबई से यहाँ आया था। पान की दुकान पर पान भी खाया था उसने। तो अभी कहाँ है वो? सुना है मुंबई रिटर्न हो गया 4 दिन पहले। 8 मार्च को? जी साहब। कौन है ये मुनीर कुरैशी? मुंबई में काम करता है सर। उसकी बीवी राबिया यहीं भदोही में रहती है। शिवचरण, क्या काम करता है मुनीर कुरैशी? सर, किसी किस्म का हकीम है, छोटा सा, यूनानी दवाइयां बनाकर बेचता है। राबिया, तुम्हारे शौहर मुनीर कुरैशी का है? वो बाहर गए हैं। बाहर मतलब नदी के पास? जी नहीं, वो मेरा मतलब है वो मुंबई गए हैं। नंबर दो उसका। हेलो, गुरबत नगर भदोही से इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आप भदोही के किसी मुनीर कुरैशी को जानती हैं? मुनीर कुरैशी? The number you are trying to call is currently switched. इसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैं नहीं जानती। क्यों? हिना सैयद को जानती हो? मुझे नहीं पता। कौन है हिना सैयद? हिना मुंबई की रहने वाली औरत है। उसकी सर कटी लाश हमें यहाँ मिली थी। साहब, मैं सचमुच नहीं जानती कौन है ये औरत। देखो राबिया, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मुनीर को ये बताने की कोशिश की कि हम यहाँ आए थे, उसे ढूंढ रहे थे, तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। कहीं आप वो यूनानी हकीम मुनीर कुरैशी के बारे में तो नहीं पूछ रहे? जी हाँ, वही। दरअसल हम यहाँ बम्बई में उन्हीं से दवाई लेते हैं। हिना भी लेती थी? रुबीना के लिए हिना उन्हीं से इलाज करवाती थी। उसकी बीवी यहाँ भदोही में रहती है? हाँ, जानती हूँ, राबिया नाम है उसका। लेकिन बात क्या है? सारा सैयद का कहना है कि वो मुनीर और राबिया कुरैशी को अच्छी तरह से जानती है। और सर, राबिया का कहना है कि ना वो हिना को जानती है और ना ही उसकी फैमिली को। सर, अंधेरे में तीर चलाया और सीधा निशाने पर लग गया। अभी घेरते हैं इस मुनीर कुरैशी को। ये हकीम साहब आए नहीं आज? मुनीर भाई एक अरसे से दिखे नहीं है साहब। रहता कहाँ ये मुनीर कुरैशी? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन दुकान में आते जाते वक्त सलाम दुआ हो जाता है, आगे कुछ नहीं साहब। मुझे नहीं मालूम मुनीर कुरैशी कहाँ रहता है। मैं जब भी उससे मिली हूँ दवाखाना में ही मिली हूँ। वैसे ताल्लुक क्या है मुनीर का? अभी पक्का नहीं है,
पर हमें शक है उसमें। क्यों? कैसे? 2 मार्च को मुनीर भदोई में देखा गया। 3 मार्च को आपकी बेटी की लाश मिली भदोई में। 8 मार्च को आप भदोई पहुंचे और उसी दिन मुनीर रवाना हुआ मुंबई के लिए। तो समझिए आप। मुनीर कुरैशी, मेरी हिना। और सुनिए, 1 मार्च को आपकी बेटी हिना घर से ये कहकर निकली थी कि वो दरगाह जा रही है और फिर गायब हो गई। और 1 मार्च से ही इस मुनीर का दवाखाना बंद है लगातार। ये जो कुछ भी है इत्तेफाक नहीं है। राबिया ने तो हमें एक ही नंबर दिया है जो हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, हमने उस फोन को सर्वेलेंस पर तो डाल ही दिया है, उसके सारे रिकॉर्ड्स भी निकलवाते हैं। मुझे डाउट है कि वो अपना फोन स्विच ऑन करेगा। अभी नहीं करेगा तो कभी ना कभी तो करेगा। नजर में आया है हमारी, पकड़ में आते देर नहीं लगेगी। यहाँ हमने भी उसके घर के बाहर 24 घंटे नजर रखवाई है। कहीं लौटा तो वहीं दबोच लेंगे। 2 अलग-अलग राज्यों की 2 अलग-अलग पुलिस टीम्स ने संदिग्ध मुनीर कुरैशी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। दोनों राज्यों की पुलिस टीम्स को इस बात पर यकीन था कि हिना सैयद के कत्ल के पीछे मुनीर कुरैशी का हाथ है, लेकिन दोनों टीम्स इस बात से अनजान थी कि हकीम मुनीर कुरैशी का ट्रीटमेंट एक तीसरी टीम ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। वो मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुका था। वो मेरी बीवी क्या है साहब? तेरी बीवी कहाँ है मुनीर? गांव में साहब, भदोई उत्तर प्रदेश। सीधा सीधा बोलेगा ना तो बचेगा। अगर हमने इलाज करना शुरू किया ना तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत गलत हकीमों के हत्थे लगाए तू। एक दिन पहले मुनीर कुरैशी क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया था। बिल तो नहीं है। गोविंद, इन सबको तोल के लेकर आओ और तुम भी इनके साथ अंदर चले जाओ। सीसीटीवी लगाए, सामने सामने ऐसे माल को नहीं खरीद सकते। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक अलग ही चोरी के गहनों के केस के सिलसिले में सारे जौहरियों को अलर्ट किया गया था। मुनीर उसके पास जेवर बेचने आया था और उस सतर्क जौहरी ने क्राइम ब्रांच को खबर कर दी और क्राइम ब्रांच ने मुनीर को अपनी कस्टडी में ले लिया था। यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो गहने वाकई में मेरी बीवी राबिया के हैं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। रावले, भदोई थाने फोन लगाओ और कहो कि मुनीर कुरैशी की बीवी राबिया कुरैशी को अभी कभी उठवाएं। सर, मुनीर मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। कैसे? मुंबई में चोरी के गहने बेचते हुए पकड़ा गया। वहां से फोन आया कि राबिया को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाए। कुछ और बताया उन्होंने? नहीं सर, पर मैंने उन्हें बताया कि हम लोग मुनीर को एक मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है मुनीर जो जेवर बेचने की कोशिश कर रहा था वो हिना सैयद के हों। मेरी हिना के ही गहने हैं। ये गहने हमें मुनीर कुरैशी के पास से बरामद हुए। मतलब उसी ने मेरी बेटी का मर्डर किया? मत मारो खुदा के लिए, मत मारो। बताता हूँ साहब। रावले, मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। देखो राबिया बेगम, वहां मुंबई में तुम्हारे शौहर का गुलकंद, काढ़ा और न जाने क्या क्या बनाया जा रहा होगा मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथों। उन्हें बचा लीजिए साहब, खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए। उसे छोड़ो, अपने आप को बचाओ और सब कुछ सच सच बता दो। और इस गलतफहमी में मत रहना कि जनानियों की कुटाई नहीं होती। सैंपल दिखाओ मोहतरमा को। बहुत बड़ी गलती कर गया मैं, दहलीज पार कर गया। पहेलियां मत बुझा और सीधे सीधे बात कर, वरना हमारे डंडे बोलेंगे फिर। साहब, हिना सचमुच अपना घर छोड़कर मेरे पास आई थी, लेकिन वो ऐसा कोई कदम उठाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
हिना पहले तो मुनीर के पास दवाएं लेने आती थी, पर धीरे धीरे इलाज हिना के अकेलेपन का होने लगा। अनवर से अलग होने के बाद हिना और मुनीर के बीच एक रोमांटिक रिश्ता रूप लेने लगा था। दिन बीतते गए, मुलाकातें बंद दरवाजों के बाहर होने लगी। मोहब्बत की सुलगती आंच बढ़ती गई। रिश्ते को अब नाम और दर्जा देने की बात आ गई। हकीम साहब, आपने अपनी बेगम राबिया से बात की? साहब वो हर रोज वही एक सवाल करती थी, तो मैंने उसे टालने के लिए बोल दिया कि मैंने अपनी पहली बीवी राबिया से दूसरा निकाह करने की इजाज़त ले ली है। मुनीर ने अपने इस हिना वाले चक्कर के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया साहब, और साले बेशरम ने उसे अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए हाँ भी कह दिया। हिना, तुम सामने से चल के राबिया से बात कर लो ना एक बार। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैंने उससे बात कर रखी है और उसे इजाज़त दे दी। वहीं भदोई में बाकायदा उसकी नज़र के सामने निकाह करेंगे, फिर मुंबई लौटेंगे और एक साथ रहेंगे। हाँ, कुछ महीने तुम्हारे साथ, कुछ महीने उसके साथ। मैं राबिया का घर उजाड़ना नहीं चाहती मुनीर, बस निकाह के बाद ये रुबीना के साथ कोई बदसलूकी ना। जान है वो मेरी। राबिया बहुत समझदार है और बड़े दिल वाली। बस तुम ज़रा समझदारी से काम लेना, ठीक है? किसी को बताना नहीं कि तुम ऐसा भदोई चल रही हो, ठीक है? मतलब निकाह के बाद सबको इतला कर देंगे, दावत देंगे, ठीक है? इरादे तो तुम्हारे पहले से ही गलत थे मुनीर। साहब मैं खुद बुरा फंसा था साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए उसका कत्ल कर दिया। और तू फंसा वसा नहीं था, तू उसको फंसा रहा था। मुनीर ने मुझे जब इस बारे में बताया, मेरी तो पैरों तले जमीन खिसक गई साहब। जमीन के साथ साथ जमीर भी खिसक गया नहीं? और इतने भयंकर कांड में तुम भागीदार बन गई राबिया? हिना मुनीर की बातों में आ गई। उसने अपनी मां तक को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे अपने कपड़े और चीजें वो थोड़े थोड़े करके मुनीर के पास छोड़ती आई थी। और फिर आया 1 मार्च का दिन। हिना किसी दरगाह पर नहीं जा रही थी। हिना ने जानबूझकर अपना फोन घर पर छोड़ा था। हिना अपनी नई जिंदगी झूठ की नींव पर खड़ी करने जा रही थी। अम्मी, मैं दरगाह जाके आती हूँ। और उसी दिन 1 मार्च को हिना सैयद मुनीर कुरैशी के साथ भदोही जाने के लिए रवाना हुई। मुझे नहीं मालूम था कि मुनीर घर आ रहा है। मैंने तो दरवाजा खोला और दंग रह गई। कब दी मैंने तुम्हें इजाजत? हाँ, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं सौतन को हाँ कहूँ? राबिया बहन क्या कह रही है? ओए बहन की बच्ची, शर्म कर। अच्छा खासा शौहर तो संभाल नहीं पाई तो दूसरों के घोंसलों में आग लगाने चली है। एक बच्ची की माँ है ना तू, उसे भी यही पैतरे सिखाएगी? झूठ बोला मुझे, धोखा दिया। हिना, संभालो अपने आप को और देखो खुदा के लिए होश में आओ। हिना, इस वक्त राबिया बहुत गुस्से में है, इसलिए वो क्या बके जा रही हो खुद नहीं जानती, लेकिन इंशाल्लाह बाद में मान जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन करो मेरा। तुमने उसे भी धोखा दिया है मुनीर। अगर मैं उसकी जगह होती तो ऐसे ही पेश आती। अरे मेरी जान, तुम उसकी जगह होती तो मैं दूसरी करता ही क्यों? कल सुबह के पहले ये औरत ना इस घर में होनी चाहिए और ना तुम्हारी जिंदगी में, कह देती हूँ मैं, वरना मैं काट डालूंगी इसे। काटने वाटने की बात तो यूं ही गुस्से में बोल दी थी साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, तुम तो दूध में धुली फरिश्ता हो, तो फिर शैतान कौन है? अकेला मुनीर? गलती हो गई साहब, दिल में लालच छा गया था। दिल विल का तो छोड़ दे मुनीर, तेरे गंदे दिमाग में साजिश छा गई थी। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। काट ही डालते सारी को। क्या? देखो राबिया, मेरी बात पे गौर करो।
वो किसी को बिना बोले बताए मेरे साथ यहाँ आई है। यहाँ तक कि अपना मोबाइल फोन भी यहाँ नहीं लाई। मतलब उस तक पहुँचना किसी का भी नामुमकिन है। हम उसे पहुँचा देते हैं, फिर हम तक पहुँचना भी लोगों का नामुमकिन होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? कम से कम 1 से 1.5 लाख के गहने वो अपने साथ लाई है। जरा सोचो, वो सारे गहने हमारे होंगे, तुम्हारे होंगे। सोचो। हिना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुनीर का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। राबिया ने अपने मासूम होने की बहुत दलीलें दी, पर मुनीर के कबूलनामे ने उसकी दलीलों को खोखला साबित किया। उसके हाथ भी उतने ही रंगे हुए थे जितने कि मुनीर के। हिना की मां इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि हिना ने जिंदगी के इतने बड़े फैसले के बारे में उससे झूठ क्यों बोला। भरोसे की दहलीज पार करके इतने भयंकर जाल में कैसे फंस गई। हिना से अलग होने के बावजूद हिना की हत्या ने अनवर को झकझोर कर रख दिया था। इम्तियाज का इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं था, बस वो डर की गिरफ्त में था कि उसके घर के पास इतना भयंकर कांड हुआ था। मुनीर और राबिया को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 394 के तहत चोरी के उद्देश्य से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और धारा 411 के तहत चोरी का सामान अपने पास बेईमानी से रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मुनीर की बताई हुई जगह से हिना का कटा हुआ सर बरामद हुआ। जाहिर सी बात है कि वो काफी बुरी तरह से गल चुका था। हिना दुर्भाग्यवश एक झूठे प्यार के झांसे में अंधी हुई और अपने कातिल पर भरोसा कर बैठी, और उससे सच्चा प्यार करने वाली अपनी मां पर उसने भरोसा नहीं किया, उससे झूठ बोला। हिना ने एक झूठ बोला था ये सोचकर कि आखिर में सब ठीक होगा, पर उसे मालूम नहीं था कि वो खुद अनेकों झूठ का शिकार थी। और पढ़ बेटा, और पढ़, तो कोई भी एग्जाम पास हो सकती है, वो भी अच्छे नंबर के साथ। यही टाइम है बेटा। रनवे जितना स्मूथ होगा, करियर का उतना ही स्मूथ टेक ऑफ होगा। और जब तू आसमान में उड़ेगी तो ये सारी मेहनत कितनी मीठी लगेगी। पर इस वक्त 100% फोकस चाहिए। सब कुछ भुला दो, ओनली स्टडीज। आज जितना फोकस करोगी, आने वाला कल उतना ही साफ नजर आएगा बेटा। फोकस, कंसंट्रेशन, कंपटीशन, स्कॉलरशिप, पेरेंट्स का नाम, कॉन्फिडेंस, पे पैकेज, सक्सेस ही सक्सेस, 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 सक्सेस। ज्यादातर इंसान हर वक्त एक सफल, उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की खोज में होता है। उसे विरासत में एक जीवन मंत्र मिलता है, अपने आज का बलिदान दो, कल स्वर्ग मिलेगा। आज मेहनत की मिसाल बनो तो कल तरक्की की मिसाल कहलाओगे। लेकिन अगर कोई युवा इस खोज के बोझ तले दबकर यह मानने लगे कि सुनहरा कल सिर्फ एक मिथ्या है, तो इस खोज के बोझ के कभी हम शिकार थे और आज हमारे बच्चे उस शिकंजे में फंसे हुए हैं, और हर पीढ़ी के साथ ये बोझ दुगना तिगुना बढ़ता रहा है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि माता पिता हमेशा सतर्क रहें, ताकि वो किसी बच्चे पर पढ़ाई के प्रेशर में उसके अंदर एम्बिशन की भावना को ही ना खत्म कर दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। यू डिड इट बेटा, यू डिड इट। वर्षा, सेलिब्रेट करते हैं। सबके लिए आइसक्रीम मंगवाओ। आई, मैं मंगाती हूँ। हाँ। अनीता बेटा, जिस कंपनी में तुम्हारी प्लेसमेंट हुई है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज में धूम मचा रही है। तुम्हें जॉब नहीं मिली है बेटा, तुम्हें पंख मिले हैं, पंख। लेकिन वो सब फाइनल एग्जाम्स के बाद। अभी एग्जाम्स में ना इतने अच्छे नंबर लेकर आना कि कंपनी सीधा तुम्हें डबल प्रमोशन दे दे। और हाँ बेटा, तुम्हें पंख जरूर मिले हैं, लेकिन उन्हें बहुत सावधानी से खोलना होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में फर्स्ट इंप्रेशन इज द ओनली इंप्रेशन।
बैड। 600 लोगों के कैंपस इंटरव्यू हुए थे, 12 सिलेक्ट हुए और तू उनमें से एक है। और कह रही है मन नहीं कर रहा जॉब ज्वाइन करने का। यार इसकी बातें ना मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। आई मीन सेमेस्टर के हर एग्जाम में टॉप 3 में आई है, इतनी अच्छी कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिली है, और ये एक ही जॉब लेके सेट होने की बजाय यहाँ पे ऐसे सर पे पत्थर लेके घूमती है। जिस VNG सोल्यूशन में मेरी ड्रीम प्लेसमेंट हुई है, सुना है वहाँ का पैकेज 10 लाख पर एनम है, और जो मुझे ऑफर हुआ है वो 4.5 लाख है। 4.5 लाख तुझे कम नजर आ रहे हैं? ये कुछ और नहीं, बस हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही है। एग्जैक्टली। तुझे लाइफ में चाहिए क्या? मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, और सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जो ना मुझे कभी मिली और ना कभी मिलेंगी। हम दोनों ना तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। अनीता जो चाहती थी वो सभी की समझ के बाहर था, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी, अपने आप को कह नहीं पा रही थी कि उसे वाकई में जिंदगी से क्या चाहिए। आई, तुम और बाबा रेडी रहो, मेरे ग्रेड्स गिरने वाले हैं। तू ऐसा क्यों बोल रही है? पता नहीं आई, ऐसे ही लगा मुझे। तुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, पर बेटा ये तो अच्छा वाला डर है। ऐसी थोड़ी घबराहट, थोड़ा डर फोकस करने के लिए ना अच्छा होता है। और तुझे कोई किताबें वगैरह चाहिए तो बता देना, तेरे बाबा लेकर आएंगे। नहीं आई, कोई किताब नहीं चाहिए। आई, अगर ग्रेड्स गिर गए तो? ऐसे कैसे गिरने देंगे? आज तक कभी गिरे हैं क्या? तो ये तो फाइनल एग्जाम्स है। देख, अब पूरा खाना बनाने के बाद कोई तड़का खराब करता है? ताई, आपको किसके साथ कंपेयर करते थे आई बाबा? आत्माराम काका की मालिनी से। और फिर जब मेरे ग्रेड्स बढ़े तब कंपैरिजन बंद हुआ। मतलब मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रेड्स तो तुम्हारे जैसे आने से रहे। लाइफ भर सुनने को मिलेगा, अपनी ताई को देख, अपनी ताई से सीख। तेरी ताई ने देखने या सीखने लायक अब तक कुछ नहीं किया अर्चना। ओहो, मॉडेस्टी की भी हद होती है। लगातार A+, वो भी हर सेमेस्टर में। यार अब इससे ऊपर कहाँ जाओगी? ऊपर या नीचे तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं तो जाना है मुझे। देवा रे देवा, फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बातें। ये तेरे जैसी इतनी फोकस्ड लड़की इतनी कंफ्यूज्ड बातें कैसे कर सकती है, और कर क्यों रही है? एक हफ्ते बाद अनीता का फोटो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ग्रुप्स में वायरल हो गया। अनीता गायब हो गई थी। जिस दिन अनीता गायब हुई, किसी को जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। उसे नासिक जाना था एक फैमिली फंक्शन के लिए, लेकिन वो वहां पहुंची ही नहीं। हाँ तो नहीं, T-Max है ना, यूलॉक ट्रेडमिल, उसको फिर अनीता बेटे, जी पापा। 2 बजे के बाद की बस पकड़ोगी तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। नहीं, मैं 12:30 की बस पकड़ के जा रही हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर को अच्छे से लॉक कर देना। बाय दीपा, बाय खुशी। बाय अंकल। अरे हाँ अनीता, वो जो तुम्हें इंटर्नशिप का चेक मिला था वो तुमने डिपॉजिट कर दिया? नहीं, मैं बस स्टैंड जाने से पहले कर दूँ। भूलना नहीं। हाँ, बाय बाय। क्या यार अनीता, 3 दिन बाद एग्जाम्स है और तू ये शादी वादी अटेंड कर रही है? हाँ यार, और वो भी पूरा 1 दिन जाएगा, नासिक जाना है। 2, मैं परसों वापस आने वाली हूँ। माना तो स्कॉलर है, बट दिस इज टू मच यार। मजबूरी है खुशी, और अर्चना का कोई ड्रेस सिल कर आने वाला है, वो भी जाते हुए पिकअप करना है। नहीं की तो टूट पड़ेगी मुझ पर। चलो एनीवे, ये वाला चैप्टर फिनिश करते हैं, मुझे 11:30 बजे निकलना है। अनीता की किसी भी बात से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके मन में कुछ और चल रहा था। मैं ऑफिस में था सर। तकरीबन 3:30 बजे मैंने अनीता को फ़ोन किया। The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे लगा शायद बस घाट एरिया में होगी, नेटवर्क नहीं होगा। दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे सर। फिर 7 बजे शाम को मैंने फिर फ़ोन किया।
नहीं लगा। वर्षा मेरी मिसेस को फोन किया। वर्षा लेकिन उसने 12:30 बजे की बस पकड़ी थी। तो वो अब तक पहुंची क्यों नहीं? और उसके दोनों नंबर्स भी नहीं लग रहे। हाँ, वो अपने मोबाइल कभी स्विच ऑफ तो करती नहीं है, वो भी दोनों एक साथ। सुनिए, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू टेंशन मत ले, मैं घर जाकर देखता हूँ। पढ़ाई की टेंशन में वो निकली नहीं होगी, जॉइंट स्टडी में लगी होगी। दोनों फोन शुरू तो हुए सर, लेकिन क्या रमेश जी? लेकिन उन दोनों में सिग्नल नहीं था सर। तब मुझे पता चला कि उनमें सिम कार्ड ही नहीं थे। मैं डर गया, मनहूस सी फीलिंग हुई। तब मुझे वो लेटर मिला। आई, बाबा, अर्चना, मैं थक चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ अपनी मर्जी से। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अब कभी नहीं मिलूंगी। आई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और ताई आई क्यों नहीं अब तक? उसने लेटर में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। तो क्या आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो उसकी मर्जी के खिलाफ था? सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भतीजी अनीता इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी, टॉपर रही है वो। और तो और 2 दिन के बाद उसका फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है। कैंपस सिलेक्शन में अच्छी टॉप कंपनी में रिक्रूट हो चुकी है। सच बताऊं तो सर, अनीता जैसी सीधी और सुलझी हुई लड़की ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अनीता जैसी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की ये लिख कर जाती है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं नहीं मिलूंगी, तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। सर, अनीता के दोनों नंबर्स की डिटेल्स अगले आधे घंटे में हमारे पास होंगी। मैंने उस बैंक से ही बात की जहां वो अपने इंटर्नशिप का चेक डिपॉजिट करने वाली थी। वो जो तुम्हें इंटर्नशिप का चेक मिला था वो तुमने डिपॉजिट कर दिया? नहीं, मैं बस स्टैंड जाने से पहले कर दूंगी। सर, बैंक ने डिपॉजिट हुए चेक्स में ढूंढा है, अनीता का चेक डिपॉजिट हुआ है। बैंक सीसीटीवी फुटेज भेज रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उसने चेक डिपॉजिट किया, नासिक की बस पकड़ी और उसके बाद कुछ हुआ? रमेश जी, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करें, लेकिन हम और आप इस बात को नहीं भुला सकते कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से घर से गई। जाने से पहले दोनों फोन से सिम कार्ड निकाल के गई, और सबसे बड़ी बात, लेटर छोड़कर गई। अनीता बालिग है, लेकिन नादानी में कुछ कर बैठी है। कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आप बेफिक्र रहिए, हम अभी अपना सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे। गायब गुमशुदा अनीता के लिए एक बड़ी खोज शुरू हुई थी। अनीता अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रही थी, क्या खोज रही थी, ये किसी को मालूम नहीं था। और शायद उसके लक्षण इशारे के रूप में हर जगह थे, लेकिन किसी में उन्हें पढ़ने की क्षमता नहीं थी। और अब जब अनीता ओझल हो गई थी तो उसके बारे में कई सवाल बरस रहे थे जो जवाबों के लिए तरस रहे थे। सर, हम लोग करीब 10:30 बजे अनीता के घर से निकल गए थे। सर, हमने ग्रुप स्टडी की थी रात को। सर, हमने अनीता से कहा भी कि अगर हो सके तो वो नासिक ट्रिप अवॉइड करे। क्यों? क्योंकि सर 2 दिन में हमारी फाइनल एग्जाम्स है। और सर, अनीता ने कहा कि उसे जाना ही पड़ेगा। सॉरी यार, जाना ही पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे बैकआउट नहीं कर सकती। अरे यार, अच्छा छोड़, जब तू वापस आएगी तो मुझे कॉल कर, हम तीनों मेरे घर पे ग्रुप स्टडी करते हैं। और अब जा ही रही है ना, तो चल, अब शादी में जा रही है, एंजॉय करना। आप तीनों फर्स्ट ईयर से साथ में? हाँ सर, बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या अनीता पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थी या उदास थी? उदास नहीं सर, लेकिन थोड़ी खोई खोई सी रहती थी वो। रीजन नहीं पता सर। पेरेंट्स के साथ कोई इशू? नहीं सर, अंकल और आंटी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा है जो उसे प्यार नहीं करता था, या उसे प्यार करता था लेकिन ये किसी और से प्यार करती थी? You mean boyfriend? या नहीं सर, जहाँ तक हमें पता है अनीता का किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अरे कल दुपारपर्यंत घरी होती, 11:30 तक यहीं थी, बाद में निकल गई।
अर्चना, तुझे कोई हिंट दी थी तेरी ताई ने? नहीं बाबा, ताई तो मेरी रिसेप्शन वाली ड्रेस लेकर आने वाली थी। अचानक क्या हो गया उसे? मुझसे कुछ कहा था उसने। ऐसे भागने वाली बात नहीं थी, पर इतने सालों में फाइनल एग्जाम्स में कम मार्क्स आने का डर लग रहा था उसे। परसों रात ही उसने मुझसे बात की थी। और तुम मुझे अब बता रही हो? कहा क्या था अनीता ने तुमसे? सर, अब अनीता ने कहा था कि वो इतनी प्रेस्टिजियस प्लेसमेंट से खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। सिर्फ प्लेसमेंट से ही नहीं सर, हर चीज़ को लेकर वो थोड़ी सैड सी रहती थी। कभी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा हमने उसे। ये लड़की 11:45 पर बैंक में चेक जमा करवाने गई। यस सर। सर एक बात और, अनीता के दोनों नंबर्स के फ़ोन रिकॉर्ड्स आए हैं और दोनों में मुझे एक बात खटक रही है। क्या? यही सर कि पिछले एक हफ्ते में अनीता ने सिर्फ कॉल्स रिसीव किए हैं, किसी को भी कॉल्स किए नहीं है। ये लड़की शायद एक हफ्ते से घर से भागने के बारे में सोच रही थी। यह हो सकता है उससे काफ़ी पहले से ये ख्याल उसके दिमाग में पक रहा था और इस हफ्ते उबाल पर आया। सर लेकिन अगर ये खुद से होकर गई है तो इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होगा। जानता हूँ ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन भोसले, हम ये सोचकर हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि खुद से कहीं गई है। राइट सर। अनीता महज 22 साल की है, एक तरह से बच्ची ही है। अभी तक उसने बहुत ही प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड लाइफ जी है। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा। सर लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से नहीं भाग जाएगी? पहले मिले तो ये तो पता चले कि वो घर से क्यों भागी है, क्या खोजने के लिए निकली है वो। ऐसा कुछ नहीं है जो अनीता को परेशान कर रहा था। रमेश जी, हमने अनीता के फ्रेंड से बात की है। उन्हें लगता है कि अनीता कुछ उदास सी है। उन्हें ये तो नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा है जिसे आप अपोज कर रहे थे और उसके साथ अनीता घर से भाग गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनीता ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो किसी के साथ घर से भाग जाएगी। अरे इन सब चीजों के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ है? उसका तो हर एक मिनट बहुत कीमती है। वो अपना सारा समय, सारा फोकस, सारी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में ही लगाती है। इसीलिए तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके, हमेशा टॉपर, A+। अभी फाइनल एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी से उसे जॉब ऑफर आ चुका है। उसका सब कुछ प्लान किया हुआ है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, फिर एक टॉप इंस्टीट्यूट से MBA, फिर 4 साल जॉब और फिर शादी। ये प्लान अनीता ने खुद बनाया या आप दोनों ने उसके लिए बनाया? सर आप बात को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे दादा और बहनी ने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सर इस घर में सब मिलजुल कर फैसले करते हैं और वो फैसले सबके अच्छे के लिए होते हैं। आप लोग पहले नासिक में रहते थे? जी हाँ, पर जब अनीता का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो गया था तो हम दोनों ने मुंबई में ट्रांसफ़र ले लिया था और ये आसान नहीं था सर। दोनों बच्चे कभी ये कह नहीं सकते कि उनके फ्यूचर के लिए हमने कोई कुर्बानियां नहीं दी। अर्चना, तुम अपनी बहन के साथ रूम शेयर करती हो ना? क्या तुम्हारी ताई ने कभी तुम्हें कुछ बताया, कोई खास बात? तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो, कोई फ़ोन कॉल, कोई लेट नाइट SMS या ऑनलाइन एक्टिविटी? नहीं सर, मैंने कभी कुछ सुना या देखा नहीं, क्योंकि बॉयफ्रेंड जैसी कोई बात थी ही नहीं। तो फिर कैसी बात थी? कायगा अर्चना? अर्चना बोलो। मुझे बस कभी कभी महसूस होता था। क्या? यही कि कुछ तो बात है जिसके कारण ताई अक्सर पहेलियों में बातें करती है, बातों को अधूरा छोड़ती है, जैसे वो खुद किसी सवाल का जवाब खोज रही हो। क्या वो रिहाई खोज रही थी? आप कहना क्या चाहते हैं? ये घर पिंजरा है? सर मैं सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपकी बेटी के दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर था जिससे वो आज़ाद होना चाहती थी। रमेश जी, कुछ सलाखें दिमाग में होती जिन पर प्रेशर का ताला लगा होता है। प्रेशर के नीचे कमज़ोर बच्चे अपने घुटने टेकते हैं। हमारी अनीता प्रेशर को चीरते हुए आगे निकल चुकी है, इसलिए घर से निकल गई। कुछ तो बात होगी, कोई वजह होगी ना। उसने खत में लिखा है कि वो थक गई थी,
किस बात से थक गई थी? भोसले, लड़की अपनी मर्जी से घर से गई है, शायद अपनी मर्जी से जीना चाहती है। राइट सर, लेकिन जैसे आप ही ने कहा था लड़की अभी नादान है, उसने दुनिया देखी नहीं है, कहीं रास्ता ना भटक जाए। नहीं भोसले, वो हम होने नहीं देंगे। रास्ते की रखवाली हम करेंगे, हम उसे भटकने नहीं देंगे। अजीत, अनीता ऐसे हमें छोड़कर क्यों जाएगी? कहती है ढूंढना मत। किस चीज से थक गई थी वो? ऐसा क्या खोजने गई है जो हम नहीं दे सकते? दादा, या तो पुलिस वाले उसे खोज निकालेंगे और नहीं तो वो खुद अपनी खोज छोड़कर वापस लौट आएंगे। आप टेंशन मत। ये तुम्हारा फर्स्ट जॉब होगा, राइट? यस सर। 12 घंटे की शिफ्ट होती है यहाँ, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। सो मैं रेडी हूँ सर। और सभी फ्रेशर्स 6000 पर मंथ सैलरी से स्टार्ट करते हैं। सो इज दैट ओके? ओके बाय मी सर। तो तुम सर्विस काउंटर पे स्टार्ट करोगी और उसके बाद लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म। श्योर। तो कल मॉर्निंग से स्टार्ट करें? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इज दैट ऑल्सो? यस। 2 मिनट लगेंगे, प्लीज हैव। ओके। क्या अनीता को वो मिला जो वो खोज रही थी? दूसरी तरफ उसकी सहेलियां, उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता एक ही सवाल का जवाब खोज रहे थे। आखिरकार अनीता उन सबको ऐसे क्यों छोड़कर चली गई? वो सभी उस तक पहुंचना चाहते थे, उसकी परेशानी को समझना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे। और दूसरे दिन पुलिस को इस बेहद सेंसिटिव केस का पहला सुराग मिला। सर, ये ट्रांजैक्शन 2 दिन पहले हुआ था। आपने कहा था कि अनीता चाफेकर के अकाउंट पर टैब रखो, इसलिए हमने निकलवा के आपको भेजा। ये एटीएम ट्रांजैक्शंस अहमदाबाद में हुए हैं। इस एटीएम के एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए मुझे और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी। सर, मैं आज ही हमारे अहमदाबाद ब्रांच मैनेजर से बात करता हूँ और आपको ये फुटेज जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करता हूँ। 2 दिन पहले अनीता ने अहमदाबाद के एक एटीएम से 2500 रुपये विड्रॉ किए। आप लोगों का अहमदाबाद से कोई कनेक्शन है? नहीं, अहमदाबाद में तो हमारा कोई नहीं है। हम लोग अभी अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। आप ज़्यादा परेशान मत होना। परेशान क्यों ना हूँ सर, मेरी अकेली बेटी अनजान शहर में। सर, मैं चलूंगा आपके साथ। बच्चे के साथ बात करने में मदद मिलेगी सर।
ये टीम सीजी रोड पर है। ये फुटेज हमारे काम की ज़रूर है, लेकिन इससे हमें कोई खास लीड नहीं मिल पा रही। अभी भी ये पता लगा पाना मुश्किल है कि अनीता इस वक्त कहाँ है। जैसा कि आप बता रहे थे कि उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी महंगे होटल में नहीं ठहरी होगी। सर, मैंने उसकी मुंबई की सहेलियों से बात की है। उनका भी कोई फ्रेंड अहमदाबाद से बिलोंग नहीं करता है, ना ही किसी का कोई कनेक्शन है अहमदाबाद से। नहीं अंकल, हमारा कोई भी फ्रेंड वहाँ से नहीं है, ना ही किसी का कोई कनेक्शन है जहाँ तक हमें पता है। और कभी अनीता ने मेंशन ही नहीं किया अहमदाबाद जाने के बारे में। तो वो अहमदाबाद में कर क्या रही है और वहाँ रह कहाँ रही होगी? यहाँ के सभी लॉजेस और छोटे होटल्स में हमारा अच्छा नेटवर्क है, मैं सब जगह पता करवाता हूँ। हालांकि हमें आइडिया है नहीं कि ये लड़की इस समय अहमदाबाद में ही है या कहीं और चली गई। शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। इस फोटो की कॉपीज बनाकर यहाँ के बाकी पुलिस स्टेशन और जितनी जगह हो सके हमको भेजनी होगी। सोलंकी, इस फोटो की कॉपीज बनाओ और पूरे इलाके में शेयर करो, और तुम खुद इसे लेकर सीजी रोड जाओ। ये लड़की आखिरी बार वहाँ के एटीएम पर स्पॉट हुई। ये लड़की मुंबई की है, अनीता नाम है इसका। जी सर। सिविल में जाओ। वो शायद अहमदाबाद से भी आगे निकल गई होगी। अभी तो कुछ बोल नहीं सकता रमेश दादा, लेकिन हमारे मुंबई के 2 ऑफिसर्स और यहाँ की पुलिस मिलकर काम कर रही है। अनीता के सब फोटोग्राफ्स, डिटेल सारे शहर में फैला दिए गए हैं। मैंने उसका अकाउंट दोबारा चेक किया है, 2500 के बाद कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। आप अब वहीनी को संभालो, अर्चना को संभालो। वही कर रहा हूँ रे, लेकिन जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता है ना, दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। अभी आया। अर्चना बेटे, एक बात सच सच बताइए। मैंने आपसे कभी झूठ बोला है बाबा? शायद मैंने पहले कुछ सवाल पूछे ही नहीं। कैसे सवाल बाबा? अब आप ताई जैसे बात कर रहे हो। क्या तुम हम दोनों से, तेरी आई और मुझसे नाराज हो? नहीं बाबा, नाराज कशाला होणार मी? किसी भी कारण बेटा, थोड़ा भी कुछ हमने किया नहीं किया, बोला नहीं बोला, तुम पर कुछ लादा या ज्यादा स्ट्रिक्ट बने, कुछ भी बेटा, खुल के बोल। साहब, सीजी रोड में भगत मोबाइल शॉप है और दुकान के मालिक भगत ने लड़की को पहचान लिया है। क्या खरीदा वहां से? फोन या सिम कार्ड? नहीं साहब, सिम कार्ड तो नहीं खरीदा, लेकिन 1500 रुपए का मोबाइल खरीदा है और बिल मेरे सामने है। उस बिल पर उस इंस्ट्रूमेंट का IMEI नंबर जरूर लिखा होगा। हाँ लिखा है साहब। बिल लेकर जल्दी यहाँ। और एक बात है साहब। क्या? दुकान के मालिक ने दुकान के बाहर CCTV लगा रखा और मैंने उस दिन का सारा फुटेज उसको ट्रांसफर करने को बोला है। जल्दी लेकर आओ यहाँ। सर ये रहा बिल। सोलंकी, और जल्दी नहीं हो सकता? सर मोबाइल कंपनी से कहा है कि ये बहुत अर्जेंट केस, लेकिन जवाब आने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे IMEI ट्रैकिंग के लिए।
सर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। कौन है ये? यार ये है कौन? पता नहीं यार क्या चल रहा था अपनी अनीता की लाइफ में। नहीं बाबा, मैं इसे नहीं जानती। महेश बंसाली नाम है सर। बाइक उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस, फोन नंबर सब है फॉर्म पर। फोन करते हैं। हेलो, महेश बंसाली जी आप कौन बोल रहे हैं? GJ1H376R तुम्हारी बाइक का नंबर है? हाँ भाई, मेरी बाइक का नंबर है, लेकिन आप मेरी बाइक का नंबर मुझे क्यों बता रहे हैं? आप हो कौन? PI सुभाष वाघ, मुंबई से स्पेशल तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। सर मैंने क्या किया है सर? अब तो जो करना है वो हम करेंगे। तुम्हारे घर से साथीपुर पुलिस स्टेशन बाय बाइक 15 मिनट लगेंगे। हम वेट कर रहे हैं। कौन है ये लड़की? इसका नाम अनीता है सर। अनीता क्या? सरनेम नहीं मालूम। इस वक्त कहाँ है? सर वो अपने हॉस्टल में होगी। इसे घर से भगाने में तुम्हारा हाथ है? नो सर, मैं उसको जानता तक नहीं। जानते नहीं तो तुम्हारे बाइक पर बैठकर गई कैसे वो? देखिए सर, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। कैसी हेल्प? वो रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। एक्सक्यूज मी। यस। पता नहीं कैसे पूछूं आपसे, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों, क्या बात है? वो एक्चुअली ना मैं शहर में नहीं आई हूँ और रहने की कोई जगह खोज रही हूँ। आपको यहाँ आसपास कोई हॉस्टल पता है? वर्किंग वुमेन हॉस्टल जैसा कुछ, लो से लो बजट और डिसेंट एंड सेफ। वैसे आप करती क्या? लव एंड लाते कॉफ़ी शॉप है ना यहाँ पर, अभी अभी मुझे वहाँ जॉब मिली है। वैसे यहाँ पास में एक लेडीज़ हॉस्टल है। कहाँ? यही यूनिवर्सिटी के पास। आप मुझे यूनिवर्सिटी तक का रास्ता बताएंगे? एक्चुअली मैं भी यूनिवर्सिटी के पास ही जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नो नो, प्लीज़ सिट। सर उस हॉस्टल में मेरे ऑफिस की कुछ लड़कियाँ रहती हैं। मैंने मेरे कलीग को फ़ोन किया और उसका एडमिशन वहाँ करवा दिया। सोशल वर्कर हो? नो सर, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ तक कि उसके पास डिपॉजिट के पैसे भी नहीं थे। वो भी तुमने दिए? हाँ सर, मैंने ही दिए। आपकी फ्रेंड के रेफरेंस से रूम तो मिल गया, रेंट भी अफोर्डेबल है, पर एक प्रॉब्लम है। ये ना 5000 रुपीज़ एडवांस मांग रही है। मैंने इसे बोला कि मेरी सैलरी इस मंथ के एंड में आएगी, वो मान ही नहीं रही। वैसे तुम आई कहाँ से हो? घर से मंगा सकती हो? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ। आप कोई और जगह जानते हो ऐसी ही, पर नो एडवांस? सॉरी, मुझे ऐसी कोई और जगह तो नहीं पता। अब हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं। तुम्हें अगर 5000 लोन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आप लेकिन मंथ एंड तक तुम्हें रिटर्न करना होगा। ओके? देखिए सर, मुझे बस इतना मालूम है कि उसका नाम अनीता है और वो उस हॉस्टल में रहती है, और CG रोड के पास जो लव एंड लाते कॉफ़ी शॉप है वहाँ वो जॉब करती है। तो उस वक्त 5000 रुपये कैश थे तुम्हारे पास? नो सर, मैं वहाँ से ATM गया और ATM से पैसे विड्रॉ करके जाकर उसको दे दिए। उसके बाद ना ही मैं उसको मिला और ना ही मैंने उसको कभी फ़ोन किया। सर मेरे पास उसका नंबर है। बेटा, नीता, तो ठीक तो है ना बेटा? I'm really sorry.
हम सब ने आपको गलत समझा। नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ सकता हूँ कि ज़माना कितना गलत चल रहा है। आजकल बिना किसी मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। शक तो हो गई। वेल डन। थैंक यू सर। सर मैं अभी निकल सकता हूँ, ऑफिस के लिए सॉलिड लेट हो रहा हूँ। श्योर। महेश। हाँ सर। मैं आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस अनीता के घर वालों को दे दूंगा। आपके 5000 आपके पास जल्द पहुंच जाएंगे। नहीं सर, पैसों की वैसे जल्दबाजी नहीं है। बस खुशी तो इस बात की है कि उसके घर वाले उसको मिलकर बहुत खुश होंगे। घर से भागी हुई लड़की लौटेगी, और वो भी सही सलामत। महेश, अनीता के घर लौटने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो साफ साफ लिख के गई थी कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। जो कि किसी को साफ समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद तुम ही साफ नहीं जानती थी कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो। सर मुझे ब्रेक चाहिए था। ब्रेक? लेकिन तुमने तो खत में साफ साफ लिखा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो। तुम्हें ढूंढने की कोशिश ना की जाए, तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, फ्रीडम। फ्रीडम वो क्या होता है सर? तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। मुझे तो सिर्फ प्रेशर पता है। नॉन स्टॉप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और जीना पोस्टपोन कर दो ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन फ्यूचर और सिक्योर का तो 36 का आंकड़ा है। जब तक आप फ्यूचर में पहुंचते हो, फ्यूचर ही नहीं रहता ना। फिर आप सैक्रिफाइस करते हो, जीना छोड़ देते हो। मैं बहुत थक गई थी इन सब चीज़ों से, और साथ साथ डर भी गई थी कि प्रेशर निगल लेगा मुझे, मेरे ग्रेड्स नीचे गिर जाएंगे और जो जॉब ऑफर हुई है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। और अगर मिल भी गई तो मैं निभा नहीं पाऊंगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी सर। तुम घर से क्यों भागी? क्योंकि मैं जीना चाहती थी सर, नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल चीज़ें करना चाहती थी। रेगुलर जॉब करो, सेव करो, खर्च करो, मूवी देखो, मॉल में जाओ, कुछ खरीदो या कुछ ना खरीदो, लॉन्ग वॉक पर जाओ, कभी कभी थोड़ी देर के लिए कुछ ना सोचो, कुछ ना करो, बस उस मोमेंट को जियो। अनीता, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इस वक्त मैं तुम में अपने बच्चों को देख रहा हूं। इसलिए एक पुलिस वाला होने के साथ साथ एक बाप होने के नाते ये सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है कि अगर अहमदाबाद में तुम्हें महेश जैसा डिसेंट और हेल्पफुल आदमी ना मिलता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाता तो तुम्हारे आई बाबा पर क्या गुजरती, तुम्हारी बहन पर क्या गुजरती, तुम्हारे दोस्तों पर क्या गुजरती। और जो मुझ पर गुजर रही थी सर, वो तो शायद हर दूसरे बच्चे पे गुजरती है और किसी को उसकी भनक तक नहीं पड़ती। मुझे भी नहीं पड़ी, सिर्फ प्रेशर फील होता था और मन में जो भी बातें कहने को होती थी, प्रेशर उसे क्रश कर देता था। तुम मत होने दो क्रश। प्रेशर से अपने आप को क्यों क्रश होने देती? तुम्हारे अंदर जो भी कश्मकश चल रही है उसे शेयर करो। तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं उनसे शेयर करो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं तो किसी बाहर वाले से शेयर करो। और फिर भी अगर कोई हल ना निकले तो किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की मदद लो। प्रॉब्लम से भागना कभी किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता। तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स को तो अच्छी तरह से समझती हो, है ना? तो लाइफ भी तो वैसी ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तकलीफें पीक पर, खुशियां बॉटम पर।
कभी खुशियां पीक पर, तकलीफें बॉटम पर। और तुम तो एक स्ट्रांग लड़की हो। अहमदाबाद जैसे अनजान शहर में जाकर तुमने खुद के रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली, जॉब ढूंढ ली। काबिल तारीफ है। सर एक बात बोलूं? बोलो। मेरा लाइफ में सुसाइड करने जैसा कोई प्लान नहीं था और ना ही कभी होगा। मैं तो बस एक नॉर्मल बैलेंस्ड जीने वाली लाइफ चाहती हूँ। अब एक बात मैं बोलूं, अपने आई बाबा को अपना दोस्त बनाकर देखो, अपना भरोसेमंद दोस्त। उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। और रही गलतियों की बात, तो गलतियां तो हम सब करते हैं ना। इनफैक्ट एक गलती को सुधारने के बाद दूसरी गलती कर सकते हैं। ये भी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की तरह ही है ना, जिसे मैनेजेबल रेंज में रखा जा सकता है ना। आई, बाबा, अर्चना, अजीत काका, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो हम भी हैं बेटा, हमें माफ कर दो। अब से हम एक दूसरे को और बेहतर समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। प्रिंसिपल साहब, थैंक यू सो मच। अनीता के जो 2 एग्ज़ाम मिस हो गए थे, उन्हें दोबारा कंडक्ट करके आपने अनीता को और उसकी ज़िंदगी को एक दूसरा चांस दिया। थैंक यू सर। चलो अच्छा हुआ कॉलेज अथॉरिटीज़ ने समझदारी से काम लिया। हो सकता है इस बार अनीता के ऑल ओवर ग्रेड्स कम आए, लेकिन आगे चल के ज़िंदगी के एग्ज़ाम में अनीता डिस्टिंक्शन में पास होगी। अनीता और उसके माता पिता ने तय किया कि अब उनके बीच और खुलकर बातचीत होगी और जिंदगी एक नए सिरे से जी जाएगी। जरूरत पड़ी तो वो लोग काउंसलर की मदद भी लेंगे। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं उनके लिए। लेकिन माँ बाप की ये चाहत, ये महत्वाकांक्षा कभी कभी एक प्रेशर का हथौड़ा बनकर बच्चों पर गरज पड़ता है। क्या हम बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं? क्या बच्चा अपना बेस्ट कर रहा है? इस बेस्ट को समझना आसान नहीं है। शायद ये बेस्ट कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक नामुमकिन सा रास्ता है जिस पर कई मुसाफिर फिसलते हैं, टूट जाते हैं। खासकर कोमल दिमाग और नरम दिल वाले टीनेजर्स। मेहनत और लगन से तरक्की हासिल करना बहुत ही काबिले तारीफ काम है, लेकिन अपने आप को खुशी देने वाला काम करना भी एक तरह से तरक्की हुई ना। अच्छे नंबर बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिंदगी को नंबरों में कैसे तोला जा सकता है, कैसे बांधा जा सकता है? अच्छे ग्रेड्स इंसान की हर खूबी, हर हुनर, हर गुण का प्रमाण कैसे हो सकते हैं? सिर्फ 75 के ऊपर के नंबर ही अहम नहीं होते, बल्कि हर नंबर की अपनी अहमियत है। कई बार सुनने में आता है कि जो जीता वही सिकंदर। इस पर चर्चा की जा सकती है, पर यह भी समझना जरूरी है कि जो जीता है वो भी सिकंदर ही है, यानी कि जान है तो जहान है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।